हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज बच्चों हम बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 8 के, जिसका नाम है धारा लूप तथा बल युग्म आघूर्ण या चल कुंडलीय धारा मापी। ये इतना लंबा नाम चैप्टर का नाम है, लेकिन मैं अगर कहूँ कि इस चैप्टर को आज हम इसी वीडियो में पढ़ने वाले हैं, मात्र एक ही वीडियो में, तो आप लोग हंसने लगेंगे, कहेंगे सर ये कैसी बात हुई, इतना बड़ा चैप्टर का नाम और बात एक वीडियो में ये कैसे संभव है। तो फिर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ इस चैप्टर के लिए। आपने फोटो स्टेट समझा है? कभी आप बुक लेकर दुकान पे फोटो स्टेट करवाने गए हैं? जी सर, अक्सर जाते रहते हैं। तो जब आप बुक से फोटो स्टेट करवाते हैं, जो फोटो स्टेट आता है आपके सामने, क्या दोनों में सेम चीज़ें लिखी हुई होती हैं? सर सेम चीज़ें लिखी हुई होती हैं। अंतर क्या होता है? सर पेज का अंतर होता है। बुक का पेज अलग होता है, वो पेज अलग होता है। कलर का अंतर होता है, इसका कलर अलग होता है, उसका कलर अलग होता है। तो ठीक उसी प्रकार बच्चों इस चैप्टर में, जिसका नाम है धारा लूप पर बल युग्म आघूर्ण या चल कुंडलीय धारा मापी, तो इस चैप्टर ठीक उसी प्रकार है जैसा कि आपका फोटो स्टेट। ये चैप्टर हम कह सकते हैं बिल्कुल आपके फोटो स्टेट की भांति है, और इसका मेन कॉपी कह सकते हैं, या मेन कॉपी तो दोनों है, जिसको आप समझिए। तो ये चैप्टर बिल्कुल कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र पर डिपेंडेंट है। सेम चैप्टर है, कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र जैसा वो था, जैसे उसमें आपके पेज बदल रहे थे, ऐसे ही यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र बदल जाएंगे। यहाँ पे हम लोग सेम वही पढ़ेंगे, द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा, सारी चीज़ें मतलब हम लोग सेम पढ़ेंगे बच्चों, कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है सर। तो सबसे पहले देखिए, मैं आप लोगों को यहाँ पर जो पढ़ाऊंगा उसमें कंपैरिजन करवाऊंगा, थोड़ा सा आप लोगों को क्या करवाऊंगा, कंपैरिजन करते हुए पढ़ाऊंगा, जिससे कि आप लोगों को चीजें समझ में आएंगी। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इस साइड में जो बात होगा वो चैप्टर 1 से होगा, और इस साइड में जो बात होगा चैप्टर 8 से होगा। ठीक है सर। पीछे हम लोगों ने जब पढ़ा था तो वैद्युत द्विध्रुव को पढ़ा था, और इसमें होता है धारा लूप। उसमें जो वैद्युत द्विध्रुव होता था, जिसमें ऐसे दो, एक पे ऋणात्मक आवेश धनात्मक आवेश बराबर तथा विपरीत आवेश होते थे, उनके बीच की दूरी 2L होती थी। ठीक है सर। इसमें हम लोग पढ़ेंगे धारा लूप, जो कि कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। अब मुझे माफ कीजिएगा, मुझसे उतनी सटीक फिगर बनता नहीं है, शिकायत करेंगे आप लोग, तो भाई माफ़ कर दीजिएगा। कोशिश करता हूँ, चीज़ें नहीं बन पाती हैं तो मुझे बड़ा भाई समझ के माफ़ कर दिया कीजिए, अरे छोटा भाई समझ के माफ़ कर दिया कीजिए। चलिए, ये एक धारा लूप हो गया जिसमें धारा बह रही है। ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कहते थे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या कहते थे? ध्यान से चीजें पहले फिगर देखिए। एक क्या है आपका, एक आपका बल युग्म है, दोनों सेम कॉपी है, भी मैं बताऊंगा तो आप लोग कहेंगे सर ये सारी चीजें क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है। तो ये आपका चीजें हो गया। अब यहां पे हम लोग क्या बोलते थे, यहां पर एक क्वांटिटी थी जिसे हम लोग बोलते थे इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब लोग का यूज करता हूं, क्या करते थे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे हम लोग P से डिनोटेड करते थे। ठीक है सर। इधर हम लोग कहते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, बस वैद्युत से क्या लग जाएगा, चुंबकीय। कुछ टीचर हमसे कहते हैं ये भाई आप क्यों पढ़ाते हैं, ये तो मत बताया कि बस बच्चों को कर दीजिए, खुद समझ जाएंगे। लेकिन मेरा कहना है कि थोड़ा सा क्लियरिटी देना, चीज़ें क्लियर है, जिससे कि आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो इसको जो हम P कहते थे, इधर जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रहता था, जिसको हम P से डिनोट करते थे, इधर हम उसी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे और उसे M से डिनोट करेंगे। वही नहीं है, दोनों अंतर है। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की बात हो रही है ना, तो ये फोटो स्टेट से थोड़ा सा अलग है, लेकिन चीज़ें आपको देखने में लग रहा है। ठीक है। इधर हम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को M से डिनोट करते हैं। ठीक है सर। अब इधर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू क्या होता था, सब लिखते जाइएगा। P इक्वल टू क्या होता था सर, Q इंटू में 2L।
Q इंटू में 2L क्या होता था, Q इंटू में 2L, ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे अलग लगेगा। और यहाँ पे इसको M से करते हैं और यहाँ पे M इक्वल टू होता है NIA लिख लीजिएगा, NIA होता तो IA ही है, लेकिन जो यहाँ पे N है मैं बता रहा हूँ N फेरों की संख्या है। अगर फेरों की संख्या 1 हो जाएगी तो बस यहाँ पे IA ही होता है, याद रखिएगा। अगर फेरे बढ़ते हैं तो वहां पे हम N का यूज करते हैं, यहाँ पे N फेरों की संख्या है। ठीक है सर, यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब हम निकालते थे वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म, निकालते थे कि नहीं निकालते थे? जी सर। तो यहां पर भी लिखिए वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म। सर उसको टाउ से डिनोटेट करते थे। टाउ बराबर क्या होता था सर? टाउ बराबर होता था P क्रॉस E। क्या होता था? P क्रॉस E, जिसे हम सर कहते थे PE साइन थीटा। इधर भी इसको हम टाउ से ही कहते हैं, बस कहते क्या है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, सॉरी चुंबकीय द्विध्रुव पर बल युग्म। सेम चीज है, टाउ से डिनोटेट करेंगे। यहां पे क्या होता था सर जी? वैद्युत द्विध्रुव। यहां पे बस वैद्युत द्विध्रुव की जगह पे क्या हो जाएगा? चुंबकीय द्विध्रुव गुणे में, और यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की जगह पे क्या हो गया? वैद्युत क्षेत्र। चीजें आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम है। चुंबकीय द्विध्रुव की जगह पे क्या हो गया? सॉरी, वैद्युत द्विध्रुव की जगह पर चुंबकीय द्विध्रुव, वैद्युत क्षेत्र की जगह पर चुंबकीय क्षेत्र। चीजें क्या है? सेम है। ठीक है सर। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं? MB साइन थीटा, या यहां पे हमको इसका लिखने का तरीका ये भी है, हम लिखते हैं इसको NIAB साइन थीटा। कहीं कहीं आपको ये भी मिलेगा। ये कहां से आ गया सर? ये NIA जो M का मान होता था, जैसे यहां पे Q इक्वल टू 2L होता था। चीजें समझ में आ रही हैं सर? बिल्कुल चीजें समझ में आ रही हैं। इतनी सारी चीजें में आपको कोई डिराइवेशन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सेम डिराइवेशन है जैसे कि उसमें वैद्युत क्षेत्र में होता था। आप इसका डिराइवेशन नहीं भी पढ़ते हैं, कोई जरूरत नहीं डिराइवेशन पढ़ने की, सेम है। इसका पूछता भी नहीं, पूछता वैद्युत क्षेत्र वाला ये। अच्छा, अब हम आगे बढ़ेंगे तो आता था वैद्युत क्षेत्र की अक्षीय स्थिति पर, वैद्युत क्षेत्र की अक्षीय, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र क्या आता था? वैद्युत द्विध्रुव। ये टॉपिक से हट गया, इस बार कटवा दिया गया, लेकिन बस देखना है तो देख लीजिए क्या कंफ्यूजन है। चुंबक वाला कटा है, वैद्युत वाला नहीं कटा है। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E, तो E बराबर क्या होता था सर? 2P, सॉरी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन में R क्यूब। यही चीजें होती हैं। जी सर, बिल्कुल यही चीजें होती हैं। अब मैं अगर आपसे बात करूं, यहां पे कांस्टेंट क्या होता है? अब इसको अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में आ जाए कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर, सॉरी चुंबकीय द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र यानी कि B क्या हो जाएगा? कांस्टेंट समझिए सबसे पहले। यहां पे कांस्टेंट क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पे क्या होता है सर जी? μ/4 पाई लिख दीजिए। कांस्टेंट को कांस्टेंट से रिप्लेस कर दीजिए। P क्या है सर? ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। P को किससे रिप्लेस कर दीजिए? सॉरी, P यहां पे क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। P को रिप्लेस कर दीजिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण से। ठीक है सर। R क्यूब क्या है? दूरी है। R क्यूब को R क्यूब रहने दीजिए। कहां कंफ्यूजन है इसमें बताइए? कोई कंफ्यूजन हो रहा है अभी तक? कोई भी अगर ऐसा बच्चा जिसको यहां पे लग रहा हो कि सर थोड़ा सा हमको कंफ्यूजन हो रहा है, कहीं इसमें डरने या कहीं भी कंफ्यूजन होने की बात नहीं होनी चाहिए। कहीं भी किसी को मन में कंफ्यूजन नहीं रखना है बच्चा, मैं बता दे रहा हूं। सेम टू सेम है, डिराइवेशन भी कोई बोलेगा तो सेम ही है। ठीक है, चलिए
अब फिर इसी प्रकार आता है निरक्षीय स्थिति में। अब इसको इरेज कर रहा हूं, अब इतनी चीजें लिखा है इरेज कर रहा हूं, इसीलिए आपको हट गया था, स्क्रीनशॉट लिखने का टाइम दिया था। चलिए अब आता है निरक्षीय स्थिति में, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और फिर आता है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। ये दोनों कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद से आगे कुछ चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में अलग भी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं पूरा वही है, थोड़ी सी चीज़ें अलग हैं, और उसके बाद से चैप्टर समाप्त। पूरा चैप्टर यही है। मतलब हमको लग रहा है अभी कितना देर हुआ होगा सर जी? 10 मिनट हुआ। आप कह रहे हैं चैप्टर इतना ही था। देखिए इधर अब नेक्स्ट क्या है, इधर अगर बात करें वैद्युत क्षेत्र में चैप्टर 1 की, तो वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E। तो यहां पर E इक्वल टू क्या होता था सर जी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फिर सर P अपॉन में R3, यही होता था जी सर, बिल्कुल यही होता था। अब इधर हम बात करेंगे चुंबकीय द्विध्रुव के बारे में। तो चुंबकीय द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर, चुंबकीय द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी कि B। अब यहां पे वैद्युत क्षेत्र लिखा रहे तो यहां पे E था, तो यहां पे E की जगह पे B आ जाएगा। यहां पे कांस्टेंट क्या होता था? 1/4 पाई एप्सिलॉन। यहां पे सर जी μ/4 पाई, सॉरी यहां पे क्या है सर जी? P, और यहां पे वैद्युत द्विध्रुव की जगह क्या होगा? चुंबकीय द्विध्रुव रख दीजिए सर जी, R³ की जगह पे R³। क्या किसी को यहां तक कोई कंफ्यूजन आ रहा है? एक वहां पे अगर आपको आ रहा होगा तो यहां पे आ जाएगा, वहां पे नहीं आ रहा होगा तो भाई आपको पढ़ना लिखना ही बेकार है। फर्स्ट चैप्टर जिसको नहीं आ रहा है, जो नहीं पढ़ा हुआ है, अभी वीडियो डली हुई है, देखना चालू कीजिए। मैं फिर से कहा था, बार बार कहा था, इस बार भी कह रहा हूं, पार्ट 1 अच्छे से पढ़ लो, पार्ट 2 कुछ नहीं है, जो है सो पार्ट 1 ही है, पार्ट 2 मजाक है। और जब तो कट गया उसके बाद से तो और भी मतलब कुछ नहीं है पार्ट 2 में बस एक ही पोर्शन बढ़िया है, जिसको आप लोग बहुत ज़्यादा थोड़ा सा टाइम लगेगा, जो कि रे ऑप्टिक्स। उसके बाद से तो ऐसे चैप्टर खत्म होंगे जैसे लग रहा है कि बादल आई, बारिश हुआ, पानी आया, नाली में बह गया, खत्म, बादल आया। और उसको तो आपको पढ़ने के रीड करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेन पोर्शन यही है। आने वाले सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? पार्ट 1 से, उसके बाद से रे ऑप्टिक्स से। उधर से क्वेश्चन भी बहुत कम आते हैं, ऐसे नहीं, क्वेश्चन भी बहुत जाते हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें। उसमें तो आधी चीज़ें तो आपको पता है, जैसे अल्फा कण के बारे में आपसे पूछ लूँ, बीटा कण के बारे में आपसे पूछ लूँ, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पूछ लो, यही सारी चीज़ें पीछे हमें पढ़नी है। कुछ चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है, जैसे वेवलेंथ, तो वो सब चीज़ें तो बात पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन पार्ट 1 बहुत अच्छे से पढ़ो। चलिए, क्योंकि पार्ट 1 के बाद से पार्ट 2 बहुत जल्दी जल्दी आपको बहुत आसान लगेगा, बहुत जल्दी जल्दी खत्म होगा। तो ये रहा चुंबकीय निरक्षीय स्थिति पर। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा क्या है? अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। कुछ बच्चे कहेंगे सर जी डिराइवेशन कैसे होगा? जैसे सेम ये डिराइवेशन होता था, क्या होता था? U इक्वल टू, जैसे डिराइवेशन इसका पूछता भी नहीं, PE cos थीटा होता था। U बराबर PE cos थीटा होता था कि नहीं होता था? जी सर, यही होता था, माइनस PE cos थीटा। ठीक इसी प्रकार से इसमें चुंबकीय द्विध्रुव की बुक आप लोग देखेंगे तो यही परेशान हो जाएगा, हमारा डिराइवेशन ऐसे वैसे करके समझाया, डिराइवेशन पूछता भी नहीं, पूछता उसी का है, और उसी की डिराइवेशन पे सेम रख के ऐसे दिखा सकते हैं आप। चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, पूरा सेंटेंस नहीं लिखा, किसी वैद्युत क्षेत्र में, इतने से आप समझ जाएंगे। इसको भी स्थितिज ऊर्जा को तो U से ही संबोधित करते हैं, यहाँ पर भी U, यहाँ पर भी U, माइनस को माइनस से ही दिखाते हैं, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस। अब यहाँ पर P क्या है? वैद्युत द्विध्रुव, तो यहाँ पे M होता है चुंबकीय द्विध्रुव। E क्या है? वैद्युत क्षेत्र, यहाँ पे क्या आ जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ पे क्या आता है? cos थीटा, तो यहाँ पर भी रहेगा cos
थीटा। हो गया, हो गया। इतने सारी चीजें हम लोग को पढ़नी थी वैद्युत द्विध्रुव से रिलेटेड, जो कि एकदम 2 कॉपी होती थी। बस वैद्युत क्षेत्र की जगह पे चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित हो जाएगा। जहां जहां वैद्युत क्षेत्र था वहां वहां चुंबकीय क्षेत्र, जहां जहां वैद्युत द्विध्रुव था वहां वहां चुंबकीय द्विध्रुव, और जहां पे वहां पे एप्सिलॉन कांस्टेंट था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वहां वहां म्यू बाई 4 पाई। तो इस चैप्टर में बस इतना ही पढ़ना था। 2 टॉपिक और बचे हुए जिसे हम पढ़ेंगे, एक धारामापी का अमीटर में रूपांतरण जो कि पूछता है, और दूसरा धारामापी उसे प्रश्न पूछते हैं छोटे छोटे, वो नहीं पूछता है, रियलिटी बता रहा हूं, ठीक है। और उसे कभी कभी बहुविकल्पीय उसके अंदर से निकाल लेते हैं जो चीजें मैं बताऊंगा। और दूसरा धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। तो मैं अब आप लोगों को यहां से लेके चलूंगा आगे की ओर, प्रस्थान हम लोग करेंगे, और हेडिंग हम लोग का होगा धारामापी का अमीटर में रूपांतरण। और इसमें पहले कुछ चीजें मैं बोलूंगा, आप लोग अपनी कॉपी में नोट बना के नोट कीजिएगा, क्योंकि यहां से बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन तो जो मतलब आते हैं उसके फॉर्मूले से, लेकिन यहाँ से बहुविकल्पीय प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इतनी चीज अगर आप लोगों ने नोट कर ली हो तो समझ गए होंगे इस चैप्टर को। अगर आप एक बार बुक पलट लीजिएगा तो सारी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए अब हम बात करें कहां पे, अब हम बात कर रहे हैं सर धारामापी का वोल्ट अमीटर में रूपांतरण। अमीटर में रूपांतरण हम लोग कर रहे हैं। धारामापी जो है हमारा, उसको हम लोग वोल्ट मीटर में रूपांतरण कर रहे हैं। इससे पहले चल कुंडली धारामापी आप लोग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद से चल कुंडली धारामापी, फिर किलकित कुंडलीय धारामापी। ये सारी चीजें भी पढ़ने के लिए कुछ बच्चे हमसे कहेंगे सर ये नहीं पढ़ाएंगे, तो बता देना चाहूंगा उन बच्चों को बता देना चाहूंगा कि वो पढ़ने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत पुराने प्रोसेस है, थोड़ा सा आप जिक्र दे रहा हूँ कि 2 चुंबक के बीच में एक कांस्टेंट से लटकी हुई तार को एक बल्ब शीशे की हम कुंडली रखेंगे तो उस पर वैद्युत क्षुद्रार्थ होगा, वो घूम जाता था तो हमें पता चलता था कि वैद्युत द्विध्रुव लग रहा है। ये सारी चीज़ें हमें कुछ करने की यहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार रीड कर लीजिएगा, बुक में दिया खाली लिखने वाली चीज़ें और कुछ नहीं है, वो इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ये इंपॉर्टेंट समझिए, धारामापी का अमीटर में रूपांतरण। हम धारामापी का अमीटर में रूपांतरण कैसे करेंगे, उससे पहले यहां पर कुछ पॉइंट हम डाल के नोट करेंगे, और वो पॉइंट क्या होंगे देखिएगा। पहला लिखिए कि अमीटर का अपना प्रतिरोध, अमीटर का अपना प्रतिरोध, अमीटर का अपना प्रतिरोध क्या होना चाहिए, लगभग बहुत कम होना चाहिए। अमीटर का अपना प्रतिरोध बहुत कम होना चाहिए, और यहां पर लिख लीजिए कि एक आदर्श अमीटर की अगर हम बात करें तो एक आदर्श अमीटर का अपना प्रतिरोध शून्य होता है। अगर हम बात करें अमीटर का अपना प्रतिरोध क्या होना चाहिए, अमीटर क्या है पहले बता दीजिएगा। अमीटर धारा को नापता है, इतना सबको पता ही होगा। अमीटर वैद्युत धारा को नापता है, अमीटर वैद्युत धारा को नापकर उसकी क्वांटिटी को एम्पियर में बताता है। दूसरी बात, अब ये क्या कर रहा है, इसका अमीटर जो होता है तो उसका भी कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता होगा, बिल्कुल सर। तो उसका अपना प्रतिरोध बहुत कम होना चाहिए। और जो आदर्श अमीटर होते हैं, आदर्श तो दुनिया में कुछ नहीं होता है, याद रख लीजिए कुछ नहीं होता है, लेकिन एक बात कही जा रही है कि जो आदर्श अमीटर होता है उसका अपना जो प्रतिरोध होता है वो शून्य होता है। आदर्श अमीटर का अपना प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है। अब तीसरी बात, दूसरा पॉइंट बना के लिख लीजिएगा कि अमीटर को परिपथ में समांतर क्रम में श्रेणी क्रम में डालते हैं। अमीटर को किसी भी वैद्युत परिपथ में अमीटर को श्रेणी क्रम में डालते हैं। डालते हैं, लगाते हैं, लिख लीजिए, लगाते हैं, श्रेणी क्रम में लगाते हैं। यहां से ये समझिए
यहां पर हम किसी भी वैद्युत परिपथ में अमीटर को कहां लगा रहे हैं? श्रेणी क्रम में लगा रहे हैं। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि अमीटर को सदैव श्रेणी क्रम में क्यों लगाते हैं किसी परिपथ में? क्योंकि उसका वैद्युत परिपथ बहुत कम होता है, उसका वैद्युत प्रतिरोध बहुत ही कम होता है, इसलिए अमीटर को श्रेणी क्रम में लगाते हैं। फिर आपसे पूछ सकता है कि अमीटर का अपना प्रतिरोध कैसा होता है? तो बहुत कम होता है। फिर पूछ सकता है अमीटर को किस परिपथ में कैसे लगाते हैं? तो अमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? तो क्योंकि इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है। इतनी सारी चीजें आपको पता चल गई। तो ये था हमारा अलग से जो चीजें हमें चाहिए थी अमीटर के बारे में जाननी थी, वो चीजें हम लोगों ने जान ली। हमारा मेन टॉपिक क्या था? धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण। तो हम धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण करेंगे। तो देखिए, धारा मापी का हम अमीटर में रूपांतरण कैसे करते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को चीजों को समझाऊंगा। जैसे धारा मापी है हमारे पास, तो धारा मापी को हमें अमीटर में बदलना है, तो हम क्या करते हैं कि धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए उसमें एक समांतर क्रम में प्रतिरोध जोड़ देते हैं, जिसे शंट कहते हैं। लिख लीजिएगा, इधर बना रहा हूं, इधर फिगर बना दे रहा हूं, देख लीजिएगा। जैसे समझ लीजिए कि ये हमारा धारा मापी था, इसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं ना। चलिए, अब इसमें हम एक श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में एक प्रतिरोध जोड़ देते हैं, जिसे हम लोग शंट कहते हैं। बहुत कम, शंट को प्रतिरोध कम होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। इसके अनुसार जोड़ते हैं, तो एक शंट जोड़ देते हैं और इसको एस से डिनोट कर लीजिए। इसका प्रतिरोध कितना है? एस है। तो एक श्रेणी क्रम में, एक समांतर क्रम में एक प्रतिरोध जोड़ देते हैं, समांतर क्रम में एक प्रतिरोध जोड़ देते हैं। यहां पे मैं लिख भी देता हूं, इधर लिख रहा हूं कि धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए उसमें एक छोटा प्रतिरोध, छोटा मतलब कि उसमें एक प्रतिरोध जोड़ देते हैं, जिसे शंट कहते हैं। ठीक है सर, इतनी सारी चीजें पता चली। तो धारा मापी को सबसे पहले प्रतिरोध अमीटर में हमें चेंज करना है, तो एक हम क्या जोड़ देंगे? एक प्रतिरोध जोड़ देंगे, जिसे शंट कहते हैं। अब दूसरा प्रश्न सबका आता है कि सर ये तो बताइए, हम तो भाई फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, इसको ऐसे बड़ा कर लीजिएगा, मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि वहां पे चीजें दिक्कत हो जाएंगी, क्योंकि वहां पे ऊपर लिखा हुआ है, तो ये पूरा ऐसे कवर कर दिया जाता है। देखिए ऐसे, ठीक है। चलिए, तो अब यहां पे प्रश्न ये उठता है, सर हम तो फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, आप कह दिए प्रतिरोध एक छोटा सा जोड़ लेना, कितना प्रतिरोध जोड़े? यही तो हमें पता लगाना है कि वो शंट किसी धारा मापी में हम कितने का शंट जोड़ें कि वो अमीटर में बदल जाए। श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं तो कितना जोड़े? तो देखिए, एक सिंपल सा इसको निकाल लेंगे हम कैसे? अपने प्रतिरोध के नियम से। मान लीजिए कि ये बैटरी है और इससे धारा आई जा रही है, यहां से धारा आई जा रही है, तो इसमें मान लीजिए क्या चली गई? इसमें धारा आई जी चली गई, तो इसमें धारा क्या जाएगी? सर आई था तो आई माइनस आई जी, इस एस वाले प्रतिरोध में धारा जाएगी। आई, देखिए आई धारा जा रही थी बैटरी से धारा कितनी जा रही थी? आई जा रही थी। तो मान लीजिए कि ये जो हमारा धारा मापी था, इसमें आई जी धारा जा रही है, तो अब जो बची हुई धारा होगी वो किस में जाएगी? प्रतिरोध में जाएगी, यानी कि शंट में जाएगी, जो हम लोगों ने धारा मापी के साथ समांतर क्रम में जोड़ी है। धारा मापी के साथ जो हमने समांतर क्रम में जोड़ी उसमें आई माइनस आई जी धारा जाएगी। अच्छा सर, अब अगर मैं आपसे यह प्रश्न पूछूं, ये देखिएगा, ये दोनों क्या है? किस क्रम में जुड़े होंगे? पहले बताइए सर जी। समांतर क्रम में। आप ही ने तो बताया सर किस क्रम में जुड़े हुए हैं, तो सर आपने बताया था कि समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। अब क्योंकि मान लीजिए जो हम धारा मापी था इसका ये जी, मान लीजिए इसका प्रतिरोध क्या है? धारा मापी का ये जो प्रतिरोध है वो जी है। धारा मापी का भी तो कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, तो ये जो जी मैंने लिखा है ये धारा मापी का अपना प्रतिरोध है। अच्छा सर, अब क्योंकि ये देखिए समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो धारा मापी का विभव और इस प्रतिरोध का विभव बराबर नहीं होगा, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच का विभव क्या होता है? बराबर होता है। यस सर। तो यानी कि अगर हम लोग यहां पे लिखें Vg बराबर Vs, ये लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या डायरेक्ट हम लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? Ig, यानी कि धारा मापी में जाने वाली धारा और गुणे धारा मापी का प्रतिरोध किसके बराबर होगा?
सर संट में जाने वाली धारा I माइनस आई जी और संट का प्रतिरोध दोनों के बीच का विभव क्या होगा, बराबर होगा। और हमें अब ज्ञात क्या करना था सर, हमें ज्ञात तो वही करना है संट का प्रतिरोध। तो डायरेक्ट हम यहां से क्या लिख सकते हैं, हमें तो सर संट का प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, S हमें ज्ञात करना है, तो इसको नीचे भेज दीजिए सर। S इज इक्वल टू में हो जाएगा आई जी अपॉन में I माइनस आई जी। इसको हम एक प्रकार से और लिख सकते हैं, मैं बता रहा हूं, पहले ये समझ में आ गया, आई जी अपॉन में I माइनस आई जी। इतनी सारी चीजें समझ में आ गई जी सर। तो ये निकल गया हमारा धारा। अब अगर आप इसी को पक्षांतर करेंगे तो जैसे देखिए इसको हम लिख सकते हैं ऐसे भी, ये तो हमारा प्रतिरोध निकल गया। अब इसको सिंपली हल करने के लिए हम क्या याद कर लें, किस तरीके से होता है, ये देखिए आई अगर खोल दे तो ये चला जाएगा और फिर ये चला जाएगा, तो ये किस में बन जाएगा, ये बन जाएगा I अपॉन में आई जी इज इक्वल टू एस अपॉन में एस प्लस जी। ये सॉल्व करने के लिए इजी होता है इसके मुकाबले ये इजी होता है। क्यों सर, क्योंकि इसके मुकाबले ये इजी होता है बच्चों, ठीक है। इसके मुकाबले क्यों इजी होता है, अरे यार यहाँ पे आई जी होगा ना, सॉरी ये ऊपर आई जी अपॉन में आई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें ये आई और आई जी में से भी कभी कभी कुछ पूछ देता है तो निकालने में इजी होगा। तो ये हमें प्रतिरोध निकालना था, माने संट का प्रतिरोध, जो कि हम लोगों ने निकाल दिया। तो ये तो बच्चों धारा मापी का अमीटर में हम लोगों ने रूपांतरण कर दिया। किसमें रूपांतरण कर दिया, धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण कर दिया। अब अगर बात की जाए किसके बारे में, अब हमें बात करना था सर जी वोल्ट मीटर के बारे में, जो कि हम आज नहीं कर पाएंगे, चलिए दूसरे लेक्चर में करेंगे। तो हम इसी के बारे में अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। देखिए तो यानी कि इसमें हम क्या जोड़ रहे हैं, इसमें हम संट एक जोड़ रहे हैं। अब देखिए आपको पूरा डिटेल समझा रहा हूं। धारा मापी को अमीटर में रूपांतरण करने के लिए क्या करेंगे सर, ये धारा मापी में समांतर क्रम में एक छोटा सा प्रतिरोध जोड़ देंगे जिसे कि हम संट कहते हैं, ठीक है। अब आपसे पूछ सकता है कि उस संट का मान बताइए, तो उसको हम कैसे बताएंगे, जब इसके साथ समांतर क्रम में जोड़े हैं और धारा इसमें आई जी जा रही है तो इसमें I माइनस आई जी गई। अब क्योंकि दोनों एक दो बिंदुओं के बीच जुड़े हुए हैं, धारा मापी भी और संट भी, तो दोनों के बीच का जो विभव होगा वो क्या होगा, समान होगा। तो यहां से हमने दोनों के विभव को समान कर दिया और यहां से S निकाल दिया और इसका इजी वे ये है, ठीक है। इसका इजी वे क्या है, इसको हमने हल कर दिया I माइनस आई जी को, तो ये इस प्रकार आ गया, ठीक है सर। यहां तक चीजें समझ में आई। अब देखिए अगर आपसे कोई पूछे कि एक अगर आदर्श अमीटर है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, तो सर एक आदर्श अमीटर का अपना प्रतिरोध शून्य होता है। अमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है सर, लगभग शून्य होता है, सभी अमीटर का बहुत बहुत कम होता है। अच्छा सर, अब ये बताइए कि अमीटर को परिपथ में कैसे डालते हैं, तो सर अमीटर को परिपथ में हमेशा हम श्रेणी क्रम में डालते हैं। कैसे डालते हैं, श्रेणी क्रम में डालते हैं। चलिए बच्चों, तो ये हो गया आपका धारामापी का अमीटर में रूपांतरण। बचा आपका धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। छोटा सा ही टॉपिक है, बहुत लंबा नहीं जाएगा और चैप्टर आपका ये खत्म हो जाएगा। अरे सर आप तो बोले थे आज ही खत्म हो जाएगा, नहीं हो पाया ना। चलिए भाई आप लोग जीते, हमारे आज नहीं खत्म हो पाया। तो चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आप ऐसे बच्चे हैं जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं बताना चाहूँगा हमारे इस चैनल पर हिंदी मीडियम की क्लास 10th और 12th की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाती है। अगर आप भी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर से हमसे भी जुड़ जाइए। थैंक यू, ताकि आपको इंपॉर्टेंट नोट और PDF मिल सके। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।